हेलो, वेलकम बैक। तो आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है और एक ऐसा टॉपिक होने वाला है जो 11th क्लास के बच्चों को आना ही चाहिए। मतलब आप एक ऐसी क्लास के अंदर आ चुके हो जहाँ पर आप एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो जो कि आपके लिए थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाएगा अगर आपने इस टॉपिक को ढंग से नहीं पढ़ा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके लिए छोटा सा ना एक स्टोरी समझते हैं, एक एग्जाम्पल समझते हैं। लेट्स सपोज कि आपको मैंने भेज दिया भाई किसी ऐसी कंट्री में जहाँ पे आप पहली बार जाने वाले हो। लेट्स से आपको जहाँ जाने का मन कर रहा है वहाँ कुछ बता दो, आप खुद सोच सकते हो। लेट्स से मैंने आपको बोला कि आप इंडिया से ट्रेवल करो और चले जाओ बेटा। आप कहाँ जाओगे? आप जाओगे सीधा फ्रांस जाने वाले हो आप। अब फ्रांस अगर आप जाओगे तो आपको वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए वट आर द थिंग्स विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो सर्वाइवल के लिए बेटा यहाँ पे फ्रांस में जब आप जाओगे तो दो तीन चीज़ चाहिए आपको। दैट इज खाना, परफेक्ट, आपको खाना चाहिए। रहने के लिए आपको एक हाउस चाहिए, मतलब घर चाहिए आपको, ठीक है। और कोई अच्छी खासी जॉब चाहिए जहाँ से आप पैसा वैसा जनरेट कर लो। ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिलवा दी। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको चाहिए, जिसे बेटा क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं इन सब चीज़ों के अंदर जो आपको सपोर्ट करेगी, दैट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब कि आपको फ्रेंच आनी चाहिए। तो फ्रेंच जब आपको आएगी तभी तो आप वहाँ के लोगों से कम्युनिकेट कर पाओगे। जो वहाँ के लोग बोलेंगे आप समझ पाओगे। समझ में आपको ये सब चीज़ें क्यों बताई मैंने आपको? क्योंकि आप एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हो। अब तक जो आपने 10th क्लास में जितने भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़े, उन सब्जेक्ट्स के अंदर अकाउंटेंसी नाम का चैप्टर तो कोई था ही नहीं आपके पास। अकाउंट्स एक ऐसी टर्म है यहाँ पे जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्रेश है ना। 11th क्लास में आप आ चुके हो, तो अगर आपको 11th क्लास के अंदर जो अकाउंट्स वाला सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट की अपनी एक अलग डिक्शनरी होती है। अगर आप स्टेशनरी शॉप पे जाओगे ना और आप पता करोगे मेरे को अकाउंट्स की डिक्शनरी चाहिए, आपको डिक्शनरी मिल जाएगी। रीजन, क्योंकि अकाउंट्स में जो यूज होने वाले टर्म है, मतलब जो लैंग्वेज यहाँ पे यूज की जाएगी, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, टर्म्स, उन चीज़ों का मतलब जब तक आपको नहीं पता होगा तब तक आप अकाउंट्स में आगे कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि भाई ये बोलना क्या चाहता है। तो जब आपको समझ में ही नहीं आएगा तो ट्रीटमेंट दूर की बात है, आप ट्रीटमेंट तो कर ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमें समझना जरूरी है, हमें अकाउंट्स की लैंग्वेज समझ में आना चाहिए। जिन टर्म्स को यूज करेगा उन टर्म्स का हमें मतलब पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर, टर्म्स को समझने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके सो हमारा जो पहला टर्म है, सबसे पहला टर्म जो हमारे पास आने वाला है, वो आने वाला है प्रोप्राइटर। तो एग्जैक्टली प्रोप्राइटर कौन होता है बेटा? प्रोप्राइटर का मतलब होता है सिंपल सा, प्रोप्राइटर का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो आपका ऑनर है। लेट सपोज मैंने आपका बिजनेस स्टार्ट करा दिया, तो यहाँ पे प्रोप्राइटर को क्या बोलते हैं? ऑनर ऑफ अ बिजनेस। जो भी बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो वो आप हो। मतलब आप क्या हो? आप प्रोप्राइटर हो किसी एक बिजनेस के। मेरा खुद का इंस्टीट्यूट है, मैं रन करता हूँ ऑलरेडी, काफी साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो आई एम अ प्रोप्राइटर, ऑनर ऑफ अ बिजनेस। जो सिंगल सोल प्रोप्राइटरशिप की अगर हम बात करें, आपके बीएससी में आपने पढ़ा, आप पढ़ोगे आगे जाके टाइप्स ऑफ बिजनेसेस में पहला टाइप आता है सोल प्रोप्राइटर, जो सिंगल इंडिविजुअल पर्सन बिजनेस को मैनेज कर रहा है, रन कर रहा है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर बोलते हैं, ऑनर ऑफ अ बिजनेस। आप अकाउंट्स को सिंपल करना है ना, एक छोटा सा एक हैक बताता हूं आपको, कि अगर आपको किसी भी काम को करने से पहले आपको ये बता दिया जाए कि उस काम को सिंपल तरीके से कैसे किया जा सकता है, तो शायद आपको काम करते टाइम बहुत आसानी हो जाएगी, है ना। मानते हो इस चीज को? तो चलो सबसे पहला जो हैक मैं आपको बताने वाला हूं, आपको क्या करना है, आपको अपने थॉट प्रोसेस में चेंज करना है। थॉट प्रोसेस का मतलब आपको सोचने समझने के तरीके, जिस तरीके से हम आज तक सोचते आए हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव करना है। मतलब कैसे करना है? अभी तक हम जो सोचते आए हैं वो सोचते आए हैं एक जॉब क्लास की तरह, है ना, मिडिल क्लास की तरह। अभी हमें क्या सोचना है? अभी हमें सोचना है एक बिजनेसमैन की तरह, है ना। एक बिजनेसमैन की तरह मतलब आप ये सोचो कि आपका खुद का एक बिजनेस है, आप उस बिजनेस का मालिक हो। जो अच्छा लगता है वो प्रोडक्ट डिजाइन करो, उस प्रोडक्ट के बिजनेस बन जाओ, मतलब मालिक बन जाओ उस बिजनेस के, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो, ठीक है। तो आपको क्या सोचना है? आपको हमेशा एक बिजनेसमैन की तरह सोचना है। जब आप इस तरीके से सोचना शुरू कर दोगे ना, तो आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा आसान होना शुरू हो जाएंगी। ओके, तो जब हम टर्म्स की बात कर रहे हैं तो हमें क्या समझना है? हमें इन्हीं चीजों को सोचते हुए, यही थॉट प्रोसेस रखते हुए टर्म्स को सीखेंगे तो जल्दी समझ में आती हैं। अब मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप अपने माइंड में क्या कर सकते हो? अपने माइंड में सोच सकते हो कि भाई मैं एक टेलीकॉम इंडस्ट्री का मालिक हूं, या ऑटोमोबाइल कंपनी का मालिक हूं, मैं एक नई गाड़ी लॉन्च करने वाला हूं, या जो भी आपसे आपको आपको जो भी आपको ठीक लगता है, आप उस कंपनी के मालिक बन जाओ। रेस्टोरेंट ओपन कर लो एक,
एक रेस्टोरेंट के मालिक बन जाओ, तो दैट मीन्स यू आर अ ओनर ऑफ योर बिजनेस, जो भी आपने बिजनेस माना। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड जो टर्म हमारे पास आती है बेटा, वो आती है, उसका नाम होता है बेटा क्या, दैट इज कैपिटल। तो अब तक की जर्नी में जो आपने 10th तक किया हुआ है उसमें आपने कैपिटल के बारे में क्या समझा है? कैपिटल बेटा क्या होती है? तो कैपिटल हमारी जीके का एक टर्म है, जहां पे हम क्या बोलते हैं कि इंडिया की कैपिटल क्या है बेटा, दिल्ली है ना। फाइनेंशियल कैपिटल क्या है, मुंबई है। हमें कैपिटल का मतलब वही समझ में आता था, लेकिन अभी 11th क्लास में कैपिटल का जो मतलब होता है वो होता है बेटा अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर, बाय द ऑनर बोल दो या फिर इसे आप बाय द ऑनर इन अ बिजनेस, इन अ बिजनेस। ठीक है, जो भी पैसा लगाया जाता है, या फिर इसके साथ ना एक काम करो, पैसे के साथ ना एसेट्स भी जोड़ लो। ठीक है, जो भी पैसा ऑनर इन्वेस्ट करेगा, पैसा इन्वेस्ट करे या फिर कोई घर का सामान इन्वेस्ट करे। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो अपने साथ कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, थोड़ा बहुत 50-60 हज़ार बिजनेस में लगाया, और कुछ चीज़ें अपने घर से लेके आ गया था मैं। जैसे लैपटॉप अपना घर का था, वो बिजनेस में यूज़ करना शुरू कर दिया, है ना। घर से कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस थे, वो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस आके बिजनेस में स्टार्ट करना शुरू कर दिए। तो उनकी जो मॉनेटरी वैल्यू है, लेट्स से कि मैंने क्या किया, मैंने 10,000 रुपीज़ या 50,000 रुपीज़ का मैंने इन्वेस्टमेंट किया, तो ये था कैश में या फिर बैंक अकाउंट मान सकते हैं इसे हम। और कुछ एसेट्स, एसेट्स का बेटा मतलब होता है जिस चीज के ऊपर आपका अधिकार है, कोई और इसके ऊपर अपना अधिकार नहीं जता सकता, ये भी हम टर्म आगे करेंगे। और मैंने क्या किया, कुछ एसेट्स जिनकी मॉनेटरी वैल्यू अगर देखी जाए तो 10,000 रुपीज थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द कैपिटल, तो बेटा कैपिटल यहां निकल के आती है 60,000 रुपए की। तो मेरी कैपिटल कितनी होगी बिजनेस के अंदर, 60,000 रुपए की। समझ में आया कैपिटल क्या होता है? तो कैपिटल पैसे के फॉर्म में भी हो सकता है, पैसा भी कैपिटल है। जो घर से एसेट्स लगाया तो उसकी मॉनेटरी वैल्यू निकाल लो आप, उसकी मॉनेटरी वैल्यू 10,000 रुपए आपको लग रही है, 10,000 रुपए क्या हो गया आपका, मर्ज कर दोनों को, यू विल गेट द टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय यू इन अ बिजनेस, दैट मींस यू आर द ओनर ऑफ अ बिजनेस। तो आपका कैपिटल कितना हो गया बेटा, 60,000 रुपए का। चलिए परफेक्ट, समझ में आ गया सर, अच्छी बात है। चलते हैं अब हम आगे। अगला टॉपिक है बेटा इसके बाद आपका, अगली जो टर्म है दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। अब बेटा ड्राइंग्स क्या होता है? ड्राइंग्स क्या है? ड्राइंग्स एक बहुत सिंपल टर्म है। ड्राइंग्स अब तक के लैंग्वेज में हमने अब तक जो सीखा हुआ है उसके हिसाब से देखा जाए तो ड्राइंग्स क्या है? ड्राइंग्स एक अमाउंट को कहा जाता है, एक सब्जेक्ट था हमारा अब तक के केसेस में, जो 10th तक आप समझ रहे थे। अभी ड्राइंग्स क्या है? ड्राइंग्स का मतलब सिंपल सा होता है यहां पे अमाउंट या फिर गुड्स विड्रॉन बाय अ ऑनर ऑफ अ बिजनेस, ऑफ अ बिजनेस। आपके बिजनेस में से, मतलब अगर आप ऑनर हो बिजनेस में, तो आपने अपने बिजनेस में से कुछ पैसा निकाला है, सामान निकाल लिया, किसके लिए निकाला? फॉर प्राइवेट या फिर पर्सनल या फिर डोमेस्टिक, इन सभी का मतलब एक ही होता है बेटा। ठीक है, इन ये पर्पस है आपका सामान निकालने का, पैसा निकालने का, गुड्स निकालने का। तो ये पर्टिकुलर पर्पस के लिए अगर आपने निकाला है तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, ड्राइंग्स। एग्जांपल, अगर आपकी खुद की एक हलवाई की शॉप है, आपका रेस्टोरेंट वगैरह है, और आपकी फैमिली आ जाती है खाना खाने के लिए, तो क्या हुआ, आपकी फैमिली जो खाना खा रही है, क्या आप अपनी फैमिली से ही बिल लोगे क्या? नहीं। तो वो आपका पर्सनल एक्सपेंस हो गया, वो आपका पर्सनल अमाउंट हो गया, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, उसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं, है ना। या फिर आप ये ले लो, आपकी खुद की आर्ट गैलरी है, आपकी खुद की आर्ट चीज़ की शॉप है, आपने ओपन कर रखी है, आपके पास कुछ पर्टिकुलर ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह बेचते हो आप। अब आपके किसी फ्रेंड का बर्थडे आ गया, लविंग वंस का बर्थडे आ गया, या फिर कुछ आपको गिफ्ट वगैरह देना है, टैडी बियर वगैरह, है ना। तो आपने क्या किया, अपने ही दुकान में से गिफ्ट निकाला और उसको अपने फ्रेंड को दे दिया, तो दैट्स अ पर्सनल यूज। तो इसे भी हम क्या बोलेंगे बेटा, ड्राइंग्स बोलेंगे। क्योंकि अगर आपके खुद की दुकान है और आप किसी दूसरे दुकान से शॉपिंग करके सामान देने जा रहे हो तो बेवकूफ़ वाली बात है ना। बिकॉज आपकी दुकान पर सामान जो है वो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्टिंग तो आपको पता है ना, सस्ता ही होगा आपकी दुकान का, दूसरी दुकान वाले तो प्रॉफिट भी ऐड करेगा। आप जब सामान निकालोगे तो आप जो माइनस करोगे वो क्या माइनस करोगे, आप माइनस करोगे कॉस्ट प्राइस। अगर आपने 100 रुपए का खरीदा था तो 100 रुपए ही आप माइनस करोगे, आप सेल प्राइस माइनस नहीं करोगे वहां पे, कि सेल प्राइस आपकी अगर 150 रुपए की है तो 150 माइनस नहीं करना आपको, आपको 100 माइनस करना है। 100 रुपए आपके कम हो जाएंगे बिजनेस में से, दैट्स इट। तो ड्राइंग्स आई होप क्लियर हुआ आपको। चलिए अब चलते हैं अपने अगले टर्म के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको रब करना चाहूंगा ताकि आपको जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो समझा सकूं। तो इसको आप नोट कर सकते हो, नोट करना चाहो तो, ठीक है। स्क्रीन आप पॉज कर लेना, इसको नोट कर लेना, ठीक है। ये बहुत छोटी छोटी टर्म्स हैं, मतलब एग्जैक्टली ये टर्म्स इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपके लिए काम का आएगा, लेकिन कर तब पाओगे जब आप उन्हें समझ पाओगे। तो हम लोग वही समझ रहे हैं आज। इनका लिखने के बारे में इतनी लंबी चौड़ी लैंग्वेज जो बुक्स में दे रखी हैं उतना इतना नेसेसरी नहीं है, थोड़ा बहुत मटेरियल अगर आप लिख लोगे तो सफिशिएंट होता है ना। बाकी कितना ज़रूरी है वो मैं आपको लिख के आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो फाइल। अब आ जाओ बेटा फोर्थ पॉइंट पे। तो बेटा फोर्थ पॉइंट क्या होता है?
फोर्थ पॉइंट होता है आपका एसेट्स। अभी मैंने आपका टर्म यूज किया था एक एसेट्स वाला, तो उस एसेट्स को ब्रीफ करते हैं। तो व्हाट आर दी एसेट्स? एसेट्स की अगर मैं बात करूं तो एसेट्स क्या है? हर वो चीज एसेट्स है जिस पर अधिकार मेरा है, मतलब बिजनेस का है। मेरा मतलब बिजनेस की बात कर रहा हूं मैं, आप ये समझ लेना हमेशा, ओके। तो मतलब हर वो चीज एसेट्स है जो मेरी है, जिस पर कोई थर्ड पर्सन आके अपना राइट नहीं दे सकता कि हाँ भाई ये मेरा है। तो हर वो चीज एसेट्स मतलब यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं? अ प्रॉपर्टी, ठीक है, या फिर किसी भी तरीके का कोई लीगल राइट, लीगल राइट ओन्ड बाय द बिजनेस इज नोन एज एसेट्स। आपका वो क्या हो जाता है बेटा? एसेट्स। अब प्रॉपर्टी का मतलब जो दिखाई दे रही है ना? आपके पास आपका खुद का फोन है, आपका खुद का लैपटॉप है, तो कोई थर्ड पर्सन ये थोड़ी बोलेगा आप जिस बुक से पढ़ रहे हो वो आपकी खुद की, आपने परचेज किया, ऑनरशिप आपके पास आ गई है। तो जिस भी चीज की ऑनरशिप आपके पास आ जाती है आप उसके मालिक बन जाते हो, दैट मीन्स वो आपका एसेट्स है। समझ में आया बेटा? एसेट्स क्या होता है? अब ये लीगल राइट क्या है सर? लीगल राइट क्या होता है? लीगल राइट का मतलब होता है आपने किसी भी चीज को क्रिएट किया। लेट्स से आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस के स्टार्ट करने के बाद आपने उसका नाम भी रखा होगा एक, है ना? नाम मतलब लेट्स सपोज कि एक मिस्टर नथुलाल हैं, इन्होंने क्या किया? लथुलाल हलवाई। इन्होंने अपने इस नाम को ना रजिस्टर करवा लिया। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद क्या होगा? अब जब भी इनका नाम बड़ा फेमस हो चुका है, ब्रांड नेम बन चुका है, जैसे हल्दीराम है, हल्दीराम बहुत अच्छा ब्रांड है ना? खाने का अच्छा खासा आउटलेट्स वगैरह खुले हुए हैं काफी सारे, तो उनके हर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे वो अपनी नाम लिख के बेचते हैं कि हल्दीराम स्वीट्स लिख के बेचते हैं डब्बे के ऊपर। तो वो क्या है? वो उनका एक लीगल राइट है, वो सेम चीज, सेम डिजाइन, सेम नाम कोई और यूज नहीं कर सकता। आपने जैसे मार्केट में देखा होगा, मार्केट में ना शूज वगैरह आते हैं, एडिडास एक कंपनी है, सब वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जो शूज मार्केट में सस्ते वाले मिलते हैं उसमें क्या मिलता है? उसमें लिखा होता है एबीबास, है ना? तो क्या लगता है वो जानबूझ के किया उन लोगों ने या गलती से हो गया? बेटा ये गलती से नहीं हुआ है, जानबूझ के किया है। बिकॉज कोई भी थर्ड पर्सन इस ब्रांड नेम को यूज नहीं कर सकता, क्योंकि इसका यूज करने का जो लीगल राइट अवेलेबल है वो इस ऑर्गेनाइजेशन के पास ही अवेलेबल है ना? तो इसको आप यूज नहीं कर सकते। डन? समझ में आया बेटा लीगल राइट क्या होता है? लीगल राइट हो गया, कॉपीराइट हो गया, पेटेंट्स हो गया, वो हर चीज एसेट्स का पार्ट है, मतलब लीगली कोई और उसे ऑप्ट नहीं कर सकता। दैट्स इट। क्लियर हुआ आई थिंक एसेट्स आपको? चलिए अब एसेट्स को हम फर्दर कुछ पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं। तो एसेट्स को अगर मैं स्प्लिट करूं बेटा दो पार्ट्स में, तो सबसे पहला जो पार्ट मेरे पास निकल के आता है वो होता है मेरा नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स क्या होता है? अब देखो नॉन करंट एसेट्स की अगर मैं बात करूं तो नॉन करंट एसेट्स क्या है, इसको थोड़ा सा पॉइंट्स में समझ लेते हैं। तो दोज एसेट्स विच आर परचेज्ड फॉर प्रोडक्शन पर्पस। आप बिजनेस करते हो तो प्रोडक्शन पर्पस के लिए आप जो भी सामान परचेज करोगे, जो भी एसेट्स आप परचेज करोगे, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? उसे बोलेंगे नॉन करंट एसेट्स। एक लंबे टाइम के लिए आपने परचेज किया, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो यहां पे एक और पॉइंट आता है, दे आर परचेज्ड फॉर मोर देन 1 ईयर। दे आर परचेज्ड फॉर मोर देन 1 ईयर। तो कम से कम 1 साल तो आपको उसे यूज करना ही है, 1 साल से ज्यादा के लिए आप इन्हें यूज करते हो। तीसरा पॉइंट, दे इंक्रीज the earning capacity of business. They increase the earning capacity of the business. जितने नॉन करेंट एसेट्स आप परचेज करोगे उतनी आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, आपके बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आप इन्हें परचेज करते हो। एक छोटा सा पॉइंट और, दीज एसेट्स आर ऑल्सो नोन एज, दीज एसेट्स आर ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड एसेट्स। इस नाम से ज्यादातर बच्चे इसको जानते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? फिक्स्ड एसेट्स। तो ये नाम आपका ज्यादातर आप लोग को यूज करने में मिलेगा। आप जब इसे कंटिन्यू करो, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आपको फिक्स एसेट्स तो याद रहेगा, बट नॉन करंट एसेट्स एक तरीके से आप शायद भूल भी जाओगे, है ना? बट हाँ, ध्यान रखना कि फिक्स एसेट्स ही नॉन करंट एसेट्स का पार्ट होता है। डन? कब सही ये टॉपिक समझ में आया? तो इसमें मतलब क्या, मैं थोड़ा सा रिकॉल करता हूं एक बार, बिकॉज इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एसेट्स वो होते हैं जिनको हम खरीदते किस लिए बेटा? प्रोडक्शन पर्पस के लिए। हमारा मेन मोटिव क्या है? हम इन्हें बेचेंगे नहीं, हम इन्हें
प्रोडक्शन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो प्रोडक्शन करने के लिए इस्तेमाल करोगे आप इन्हें। दूसरा, दे आर परचेज्ड फॉर मोर देन 1 ईयर, 1 ईयर से ज्यादा के लिए आप परचेज करोगे। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, अभी मैंने आपको शॉप खुलवाई थी, एक रेस्टोरेंट आपका ओपन करवाया था, तो रेस्टोरेंट में ना एक फ्रिज बोल रहे हैं या फिर रेफ्रिजरेटर बोल रहे हैं हम उसे, मैंने आपको, आपका फ्रिज की रिक्वायरमेंट तो रहेगी ना कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ठंडा करने के लिए, तो आपने अगर फ्रिज खरीदा तो वो फ्रिज जो है आपका, वो आपका नॉन करंट एसेट्स का पार्ट है, बिकॉज आप उसे बेचने नहीं वाले, आप उसको यूज करने वाले हो, ठीक है। अब इसका छोटा सा एक और एग्जांपल, सेम फ्रिज अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक दुकान खरीदती है जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को बेचती है, तो क्या उस दुकान वाले ने फ्रिज को परचेज किया है यूज करने के लिए या फिर रीसेल करने के लिए? रीसेल करने के लिए परचेज किया है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रीसेल उनका मेन प्रोडक्ट क्या है जो बेच रहे हैं, वो है उनका इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। तो अगर मैं एक छोटा सा पॉइंट और ऐड कर दूं तो क्या बोल सकता हूं मैं यहां पे, ये बोल सकता हूं कि परचेज्ड, नॉट परचेज्ड फॉर रीसेल पर्पस, ऐसे आप याद रख सकते हो, नॉट परचेज्ड फॉर रीसेल पर्पस, आप इन्हें रीसेल पर्पस के लिए कभी भी परचेज नहीं करोगे। तो ये पॉइंट आप इसके नीचे लिख लेना, पॉइंट नंबर 5 हो जाएगा ये आपका। समझ में आया बेटा? ये क्लियर हुआ? तो चलो अब एक बार इससे क्लियर, अब ये आपका क्लियर हो चुका है, तो हम एक काम करते हैं, इसी को 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया जाता है। मतलब अगर बात करूं, नॉन करंट एसेट जो है आगे जाके 2 पार्ट्स में स्प्लिट होता है, जिसमें सबसे पहला आता है टेंजिबल एसेट्स, और बेटा एक होता है आपका इंटेंजिबल एसेट्स। अब ये भी 2 टर्म्स हैं जो आपको पहली बार सुनने को मिली हैं, इससे पहले आपने नहीं सुना होगा। तो इंटेंजिबल एसेट्स और टेंजिबल एसेट्स एग्जैक्टली बेटा ये होता क्या है, हम इसमें अभी चेकआउट करते हैं। तो पहले आप इसे नोट कर लो, ठीक है, पॉज करें, नोट कर लेना, मैं अभी इन दोनों को एक्सप्लेन करने वाला हूं। ओके, ठीक है। तो व्हाट इज टेंजिबल एसेट्स बेटा? टेंजिबल एसेट्स की अगर मैं बात करूं, तो टेंजिबल एसेट्स को ना एक सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं, तो टेंजिबल एसेट्स आप यहां पे लिख सकते हो, पहला पॉइंट टेंजिबल एसेट्स। तो व्हाट आर द टेंजिबल एसेट्स? टेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है बेटा, सिंपल सा लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो क्या होता है, दोज एसेट्स which have some physical existence, जिनका अपने आप में एक फिजिकल एग्जिस्टेंस अवेलेबल है ना, यू कैन टच देम, सी देम, आप इनको देख भी सकते हो और छू भी सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एग्जांपल्स की अगर बात करें बेटा, एग्जांपल्स की में क्या क्या चीज आ सकती है सर इसके अंदर, जैसे आपके पास एक मशीनरी अवेलेबल है ना, फर्नीचर आपके पास अवेलेबल है ना। ये एग्जांपल में जैसे मेरे एसेट्स की बात करूँ, ये व्हाइट बोर्ड मेरे लिए एक एसेट्स हो गया, जिस कैमरा से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये मेरा एक एसेट्स हो गया, ये माइक मेरे लिए एक एसेट्स है, कौन सा वाला? टेंजिबल एसेट्स हो गया। समझ में आया टेंजिबल एसेट्स क्या होता है? तो एग्जांपल्स में आपको इजीली एग्जांपल्स फ्रेम करने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो सेकंड टाइप ऑफ एसेट्स होता है जिसे हम बोलते हैं बेटा इनटेंजिबल एसेट्स। तो बेटा इनटेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या? बेटा इनटेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है आपका दोज एसेट्स विच डज नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस। यहां पे आप क्या लिखोगे? दोज एसेट्स विच डज नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, किसी भी तरीके की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस अवेलेबल नहीं है। यू कैन नॉट सी एंड टच देम, आप इनको छू नहीं सकते और देख नहीं सकते, बट फील देम, आप इन्हें बस फील कर सकते हो कि ये एसेट्स आपके पास अवेलेबल हैं। इसके बेस्ट एग्जांपल्स बनते हैं बेटा गुडविल। गुडविल मतलब कितने लोग मार्केट में आपको जानते हैं, बिकॉज जितने ज़्यादा लोग मार्केट में आपको जानेंगे उतनी ज़्यादा सेल आपकी जनरेट होगी, है ना। कुछ आपने रिसर्च वगैरह की और एक पर्टिकुलर कोई चीज़ डिज़ाइन कर लिया आपने, तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? पेटेंट्स। तो पेटेंट्स आपके पास हो सकता है एक, और कॉपीराइट, कि आपने कोई चीज़ बनाई और उसको कॉपी कोई और नहीं कर सकता, तो उसको कॉपीराइट के अंदर आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है। तो कॉपीराइट एक्ट के अंदर रजिस्टर आप कराओगे तो वो भी आपका एक एसेट्स बन जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए हमारे किसके? इनटेंजिबल एसेट्स के। आई होप एसेट्स का पहला पार्ट आपको समझ में आया होगा, जिसका नाम है, ये दोनों टॉपिक्स जो आपके पास हैं ये दोनों ही हमारे टाइप होते हैं किसके बेटा? ये होते हैं आपके नॉन करंट एसेट्स के टाइप्स। तो नॉन करंट एसेट्स मेरा इतना सा पार्ट है, समझ में आया? क्लियर हुआ? चलिए अब हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, जो एसेट्स का एक अगला टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं बेटा क्या? दैट इज
करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स की अगर मैं बात करूं तो करंट एसेट्स क्या होता है? तो देखो बेटा, करंट एसेट्स की अगर बात की जाए तो करंट एसेट्स है आपका टाइप सेकंड ऑफ एसेट्स। तो करंट एसेट्स एग्जैक्टली उल्टा होता है नॉन करंट एसेट्स का। देखो करंट एसेट्स कौन से होते हैं? तो करंट एसेट्स को पॉइंट्स में अगर देखा जाए तो दीज एसेट्स, तो ये जितने भी एसेट्स होते हैं, दीज एसेट्स आर परचेज्ड फॉर रीसेल पर्पस, जिनको खरीदा ही जाता है इस पर्पस से कि भाई हम इन्हें दोबारा से बेचेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान अगर फ्रिज खरीदती है तो उसे रीसेल पर्पस के लिए परचेज किया गया है, तो वो फ्रिज जो है वो उसका क्या हो गया? करंट एसेट्स का पार्ट हो गया। तो इन्वेंट्री या फिर स्टॉक आप इसे बोल सकते हो। और एक और पॉइंट आता है इसके अंदर, दीज एसेट्स आर टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश, कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर। ये जो एसेट्स हैं आपके एक साल के अंदर अंदर आपके कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट्स इट। ओके, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं एक बार। तो एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? तो बेटा इसका एग्जांपल होता है स्टॉक डेटर्स, ये एक नई टर्म है, आगे हम लोग देखेंगे। जो कैश आपके पास ऑलरेडी कैश पड़ा ही हुआ है, बैंक में जो पैसा पड़ा है वो भी आपका इसी का पार्ट है, एंड एक्सेट्रास। तो ये कुछ एसेट्स हैं जो आपके लिए करंट एसेट्स का काम करते हैं। तो एक पॉइंट आपको यहीं से समझ में आ जाएगा, क्या है बेटा? ये है आपका रीसेल पर्पस के लिए जिन एसेट्स को खरीदा जाता है दोबारा से बेचने के लिए, हम उन एसेट्स को करंट एसेट्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो अगर इसको छोटा सा पॉइंट अगर देखूं तो इनका जो टाइम पीरियड होता है ये होते हैं लेस देन 1 ईयर। तो एक साल से कम के लिए, तो लेस देन 1 ईयर के लिए आपने परचेज करने होते हैं, क्योंकि आप चाहते हो ना, क्या आप लिखा है, ये सेम पॉइंट है, दीज एसेट्स आर टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर। तो एक साल के अंदर अंदर आप इन्हें कैश में कन्वर्ट कर लेते हो, इसका मतलब ये लेस देन 1 ईयर वाले एसेट्स होते हैं। तो ये हो गया मेरा बेटा क्या? करंट एसेट्स। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़िया। तो अगर ये भी क्लियर है आपके पास तो हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है थर्ड टाइप ऑफ एसेट्स, जिसका नाम होता है फिक्टिशियस एसेट्स। ओके, तो फिक्टिशियस एसेट्स एग्जैक्टली क्या होता है? बहुत छोटा सा पॉइंट है लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट भी है, बिकॉज काफ़ी जगह देखने को मिलेगा आपको कि फिक्टिशियस एसेट्स क्या है। देखो फिक्टिशियस एसेट्स क्या है? ये फिक्टिशियस एसेट्स जो होते हैं ना, वो कहीं से भी आपके टेंजिबल भी नहीं होते और इंटेंजिबल भी नहीं होते। मतलब ना आपको दिखाई देंगे और ना ही आप इन्हें फील कर पाओगे। तो एग्जैक्टली सर होता क्या है? ये एग्जैक्टली क्या है? ये एक तरीके के ना लॉसेज हैं, या फिर मैं बोलूँ इन्हें ये एक तरीके के एक्सपेंस हैं हमारे लिए। कौन से लॉसेज और कौन से एक्सपेंस? जिनको राइट ऑफ नहीं किया गया। राइट ऑफ का मतलब होता है रिकॉर्ड करना, जिनको खत्म नहीं किया गया रिकॉर्ड करके। ठीक है, इन अ ईयर इन विच दे अकर्ड, मतलब उस साल हमने इसे पूरी तरीके से रिकॉर्ड नहीं किया या फिर खत्म नहीं किया जिस साल ये खर्चा किया गया या फिर जिस साल ये लॉसेज हुए। बेस्ट एग्जांपल जो इसका बनता है वो बनता है बेटा हमेशा क्या? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। अब इसको थोड़ा सा एग्जांपल में समझा देता हूं मैं आपको, ऐसा होता क्यों है। लेट्स सपोज कि आपने 2020 में आपने बिजनेस स्टार्ट किया और आपने अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए खर्चा कर दिया इस बिजनेस पे 10,000 रुपए का। ठीक है, 10,000 रुपए खर्च किया, छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया आपने, 10,000 रुपए खर्च कर दिए बिजनेस के एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। अब मुझे बेटा एक बात बताओ, एडवर्टाइजमेंट एक ऐसा खर्चा है जिसका बेनिफिट आपको एक साल मिलेगा या एक साल से ज्यादा मिलेगा? जाहिर सी बात है एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट आपको एक साल से ज्यादा के लिए मिलता है। ऐसा कभी नहीं होता कि आपने आज पैसा इन्वेस्ट किया तो उसका बेनिफिट केवल उसी साल मिलेगा, उसका बेनिफिट अगले आने वाले काफी सालों तक मिलता है। तो मैं एक रफली एक एजम्पशन पकड़ लेता हूं कि भाई 5 साल के लिए आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो मैंने क्या किया, इस बेनिफिट को 5 टुकड़ों में डिवाइड मार दिया इस अमाउंट को। तो इसका मतलब 2000 पहले साल, 2000 दूसरे साल, 2000 तीसरे साल, 2000 चौथे साल और 2000 5वें साल। तो इस तरीके से इस पूरे अमाउंट को मैं यूज करने वाला हूं अपने एक्सपेंस की लिस्ट में। तो व्हाट अबाउट द फर्स्ट ईयर? तो बेटा जब पहला साल आएगा ना फर्स्ट ईयर में क्या होगा? हम क्या बोलेंगे, 10,000 में से 2,000 रुपए को हम लोग राइट ऑफ कर देंगे एज एन एक्सपेंस। हमने रिकॉर्ड कर लिया कि मेरा खर्चा होगा 2,000 का। द रेस्ट अमाउंट विच इज 8,000 रुपीज, ये मेरा एक एसेट्स बन जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? फिक्टिशियस एसेट्स। देखो आपने खर्चा तो कर दिया ना, लेकिन आप इसे राइट ऑफ नहीं कर सकते। रीजन क्योंकि इसका बेनिफिट मिलना बाकी है। और अकाउंट्स के अंदर हम जो रिकॉर्ड करते हैं वो रिकॉर्ड वही करते हैं जो करंट ईयर से कनेक्ट करता है, बस। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ सेकंड ईयर के ऊपर। सेकंड ईयर में क्या होगा? सेकंड ईयर में दोबारा से हमने क्या किया, इस 8,000 में से 2,000 रुपए राइट ऑफ कर दिया कि हम ये मान के चल रहे 2,000 का और बेनिफिट रिसीव हो गया। तो बचा 6,000 रुपए इस 8,000 में से। तो 6,000 में जो बचा हुआ पार्ट है उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? उसे बोलेंगे फिक्टिशियस एसेट्स अगेन। आई होप टॉपिक क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो फिक्टिशियस एसेट्स एग्जैक्टली क्या है? वो खर्चे
या फिर वो लॉसेज जिनको राइट ऑफ नहीं किया गया, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया गया, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? उन्हें बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो जी, अब ये सब रिकॉर्ड कर सकते हो। इसे फिर हम देखेंगे अगले पार्ट में, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जहां पे हम यूज करने वाले हैं लायबिलिटीज। तो व्हाट आर द लायबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस? लायबिलिटीज क्या होता है? बेसिकली लायबिलिटीज का सिंपल सा मतलब होता है कर्जा। अब ये कर्जे को समझने वाले हैं, पहले इसे नोट डाउन कर लो आप। ओके ओके, तो अगला टॉपिक लायबिलिटीज, जैसा हमने डिसाइड किया अभी। तो लायबिलिटीज बेसिकली क्या होता है? लायबिलिटीज का मतलब होता है बेटा, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर बात करो, लायबिलिटीज क्या है? लायबिलिटीज को अगर हिंदी में वर्ड की बात करें तो लायबिलिटीज होता है बेटा कर्जा। ठीक है, कर्ज को लायबिलिटी कहा जाता है। जो कर्जा हो गया मेरे ऊपर, उसे लायबिलिटी कहा जाएगा। तो मतलब अमाउंट विच इज पेबल बाय द बिजनेस टू आउटसाइडर, वो पैसा जो पेबल है, एक होता है पे और एक होता है पेबल। पेबल मतलब अभी दिया नहीं है, आपको देना बाकी है। तो अमाउंट विच इज पेबल किसको देना है? बाय द बिजनेस। किसको देना है? आउटसाइडर्स को देना है, मतलब बाहर वाले लोगों को देना है। किस लिए देना है? फॉर ओइंग मनी और गुड्स ऑन क्रेडिट। या तो आपने पैसे लिए उन लोगों से, है ना, या तो आपने सामान लिया उन लोगों से, किस पे? उधार पे पैसा लिया या सामान लिया उधार पे। आपका नहीं है वो पैसा, है सामान किसी और का है, उसके पैसे देना बाकी है अभी बस। तो ये हो गया मेरा लायबिलिटी, कर्जा। अब कर्जे को हम दो पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज दैट इज नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज का मतलब ये होता है बेटा लॉन्ग टर्म, है ना, बड़ा कर्जा, लॉन्ग टर्म वाला, लंबे टाइम के लिए जो कर्जा हम लोग लेते हैं उसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो मतलब अमाउंट विच इज पेबल फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर, मतलब 1 साल से ज्यादा के लिए अगर आपने कर्जा लिया हुआ है तो उसे कहा जाता है नॉन करंट लायबिलिटीज। आई होप ये टॉपिक क्लियर होगा। उसके एग्जांपल्स देखोगे तो क्या हो सकता है? बैंक लोन, बैंक से आपने लोन लेते हो, घर के लिए लोन लिया, किसी चीज के लिए लोन लिया, आपने बिजनेस के लिए लोन लिया, लेकिन वो लोन अगर ज्यादा लंबे पीरियड का है, मतलब ज्यादा लंबा मतलब 1 साल से ज्यादा के लिए, 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 10 साल के लिए, जितना भी लंबा लोन होगा आपका 1 साल से ज्यादा, तो वो क्या हो गया आपका? नॉन करंट लायबिलिटीज। और एक पॉइंट आता है डिबेंचर। भाई डिबेंचर क्या वर्ड है सर? बेटा डिबेंचर हमने शेयर्स तो सुना ही होगा, डिबेंचर्स एग्जैक्टली वैसे ही होता है। डिबेंचर्स में क्या होता है? आप पैसा, बैंक लोन में क्या हो रहा है? बैंक से आप पैसा मांग रहे हो। डिबेंचर्स में क्या होता है? जब आप पब्लिक से पैसा मांगते हो ना, तो पब्लिक को आपको डिबेंचर देने पड़ता है। राइटिंग डॉक्यूमेंट है ये एक, जिसमें एक इंफॉर्मेशन लिखी होती है कि पब्लिक से आपने कितना लोन लिया, वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आजकल इलेक्ट्रॉनिकली सारी चीज चलती है, तो इलेक्ट्रॉनिक वे में मिल जाता है ये। तो ये भी डॉक्यूमेंट एक तरीके का, ये भी लोन है लॉन्ग टर्म वाला। क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट पार्ट आता है आपका करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्या होता है बेटा? करंट लायबिलिटी होता है लेस देन 1 ईयर वाला कर्जा। लेस देन 1 ईयर, छोटा कर्जा। छोटा कर्जा अगर आप लोगे तो उसे बोला जाता है करंट लायबिलिटी। छोटा मतलब 1 साल से ज्यादा कम का कर्जा हो गया। अमाउंट विच इज पेबल विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड, जो कर्जा आप 1 साल के अंदर अंदर पे करने वाले हो उसे करंट लायबिलिटी कहा जाता है। सर ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है। उसके बाद देखो क्रेडिटर्स कौन होते हैं, ये देखेंगे आगे जाके। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स मतलब जिस इंसान से आपने सामान खरीदा उधार में, तो वो उधार में सामान देने वाला बंदा ऐसा तो नहीं है ना कि 1 साल के बाद पैसा मांगेगा आपसे, हो सकता है वो 2-3 महीने में पैसा मांग ले आपसे। तो ये हो गया हमारा टर्म। उसके बाद शॉर्ट टर्म या फिर बैंक, शॉर्ट टर्म बैंक लोन, आपने छोटे टाइम के लिए बैंक से पैसा उधार लिया। छोटा टाइम मतलब 1 साल से कम का पीरियड। तो ये हमारा टॉपिक जो कवर होता है दैट इज लायबिलिटीज। इसके अंदर अगर आपको समझ में आता है तो इजीली आप रिलेट कर पाओगे इसे एसेट्स के साथ। देखो बेटा नॉन करंट, जो नॉन करंट वर्ड अगर आपका आ जाता है ना, तो नॉन करंट का मतलब क्या होता है? हमेशा लॉन्ग, बड़ा, लॉन्ग टर्म, ठीक है। चाहे वो एसेट्स में आए चाहे वो लायबिलिटीज में आए। एसेट्स में अगर आता है नॉन करंट एसेट्स, इसका मतलब लंबा, बड़े टाइम के लिए अगर आप एसेट्स खरीदते हो तो उसे नॉन करंट एसेट्स कहा जाता है। सेम लायबिलिटीज में अगर ये आता है इसका मतलब कर्जा। लायबिलिटीज मतलब नॉन करंट लायबिलिटी मतलब लंबे टाइम का कर्जा हो गया। अब करंट का मतलब, जैसे ही करंट का वर्ड आता है, करंट का मतलब क्या होता है बेटा? करंट का मतलब होता है शॉर्ट, छोटा, छोटे टाइम पीरियड के लिए अगर आपके पास कोई एसेट्स है, जिससे हम क्या बोलते हैं एसेट्स, अगर आ गया करंट वाला तो उसे क्या बोलेंगे? छोटे टाइम का एसेट्स। 1 साल के अंडर अंडर वो आपका एसेट्स है, उसके बाद वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर यही लायबिलिटीज की बात की जाए तो लायबिलिटीज कौन सी होती है? छोटी लायबिलिटी कौन सी होती है? वो लायबिलिटी जो 1 साल के अंदर अंदर आप पे करने वाले हो, तो उसे करंट लायबिलिटी कहा जाता है। तो आई थिंक आप रिलेट कर पाओगे इससे इजीली, ठीक है। तो ये छोटा सा है कि जो आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर हुआ? चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, बिकॉज थ्योरी पार्ट है, धीरे धीरे कवर करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा, अदरवाइज आप बोर हो जाओगे। ओके, तो सी यू इन अवर नेक्स्ट वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।